हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं +2 फिजिक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जिस तरीके से हमने आज तक जितने चैप्टर्स +2 के किए हैं, हमने बीच से शुरुआत की थी। हमने शुरुआत की थी रे ऑप्टिक्स से, फिर वेव ऑप्टिक्स पे आए एंड सो ऑन, सारे एंड तक गए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर +2 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस इट इज अ चैप्टर इन क्लास +2 करिकुलम, तो सीबीएसई बोर्ड के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 मार्क्स का और कभी कभी तो 12 मार्क्स का भी इस चैप्टर से, इस चैप्टर के 2-3 हिस्से होंगे, इस चैप्टर से सवाल आते हैं। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव एग्जाम्स की, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स, किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की, किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, तो भी 2 से 3 सवाल आपको इस कंप्लीट चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड सिंस यू आर इन +2, तो आई होप आपको वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब चीज की नॉलेज +1 के दौरान हो चुकी होगी। काफी यूज होने वाला इन सब चीजों का। आज हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, काफी चीजें करेंगे। देखने में लगेगा शुरुआत में चीजें आसान है थोड़ी, बट जब इसके सवाल इन हर एक चैप्टर पे हम डीपीपी डालेंगे, और वो डीपीपी बहुत अच्छी होने वाली है। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उससे जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में सो ऑन, उस लेक्चर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपने वो सॉल्व करने हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। भगवान का नाम ले, नोट्स बनाना शुरू करें। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, चलो बेसिक बात करते हैं। 2 वर्ड से मिलके ये बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस या स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। मूविंग चार्जेस के लिए कई चीजें वैलिड नहीं होंगी, वो साथ साथ आपको पता लगती जाएंगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, राइट। आगे चलते हैं। चलो, शुरुआत कहां से हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज क्या था, कैसे पता लगा ये कोई चीज है, और इसे फॉर्मली डिफाइन कैसे करना है? हुआ क्या देखा गया, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, दो बॉडीज को गलती से एक बार रब कर दिया गया। मान लो सिल्क क्लॉथ था, साथ ही साथ कोई ग्लास की रॉड थी, आपने कपड़े पहने हुए हैं, जब उन्हें उतारा गया तो देखा यार मेरे कपड़े और बॉडी हेयर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, चल क्या रहा है। तो जब 2 बॉडीज को रब किया गया तो देखा गया दोनों बॉडीज के बीच में कुछ इंटरैक्शन हुई। मैं ये नहीं बोल रहा अट्रैक्ट हुए, रिपेल हुए, कुछ इंटरैक्शन हुई, कुछ भी हो सकती है। तो माना गया, तब हाइपोथेसिस दिया गया, ऐसे बताया गया, मे बी समथिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ चीज ट्रांसफर हुई। ये कुछ क्या था, इसका पता 19th सेंचुरी में जाके लगा। जे थॉमसन, कई लोग मानेंगे,
विलियम क्रुक्स ने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया तब पता लगा ये समथिंग इलेक्ट्रॉन होता है। दो बॉडीज में रबिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, दिस समथिंग वाज इलेक्ट्रॉन्स। ये समथिंग इलेक्ट्रॉन्स थे जिसका बारे में पता लगा 19th सेंचुरी, टू बी वेरी प्रिसाइज 1897 के आसपास पता लगा। ये जो समथिंग की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से डिस्कवरी से पहले की हाइपोथेसिस है कि कुछ दो बॉडीज में ट्रांसफर हुआ, कोई चीज है जो दो बॉडीज के बीच में ट्रांसफर हुई, एंड दैट समथिंग वाज इलेक्ट्रॉन। ये पता लगा बहुत बाद में जाके इन 19th सेंचुरी, टू बी प्रिसाइज इन 1897। दैट मीन्स क्या? अगर मैं बोलूं व्हाट इज चार्ज, यहां से एक चार्ज की डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता नहीं था तब, तो बोला क्या गया? इट इज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को बोला क्या गया? चार्ज है क्या? इट इज समथिंग that provides property of attraction या फिर रिपल्शन टू द बॉडी। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन कर पा रही है। इस तरीके से चार्ज को डिफाइन किया। ये क्या था पता नहीं, इट वॉज समथिंग, कुछ था जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, विच वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। वंस अगेन बहुत बाद में जाके पता लगा दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉन। और जब ये पता लगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लगी? अ बॉडी गेट्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मेरी बॉडी जब चार्ज होगी तो वो क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफर हुआ होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स शेल में है, दे कैन ट्रांसफर। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, दैट मींस प्रोटॉन्स के ट्रांसफर से बॉडी में चार्ज नहीं आया। चार्ज बॉडी में आया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी में चार्ज आया। इस चीज को अगर मैं ढंग से लिखूं, अगर मैं इस चीज को ढंग से लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखेंगे, हमें पता है बॉडी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक तो है नंबर 1 नेगेटिव चार्ज, और इट कैन हैव पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बोल रहा हूं चार्ज आता है, सिर्फ स्टार मार्क करके लिख लेंगे, चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। प्रोटॉन्स आर intact in the nucleus. Sorry. Protons are intact in the nucleus, cannot move. That means they cannot move. ये तो मूव नहीं कर पा रहे, बट हाँ चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। दैट मीन्स अगर एक बॉडी में से, नॉर्मली क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉडी मेरी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मान लो किसी और बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे दिए, तो दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। या फिर इस बॉडी में से, पहले क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर, इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दैट मीन्स अब प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन से, यानी ये अल्टीमेटली बॉडी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्टीमेटली मेरी बॉडी गेट्स
पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स गए बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चार्जिंग। बॉडी जब चार्ज हुई तो बॉडी में इफेक्ट क्या हुआ, बॉडी में फर्क क्या पड़ा, बॉडी में फर्क क्या पड़ा। मान लो मैं क्या लिख रहा हूं, इफेक्ट्स ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी में चार्ज आया, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो उसमें फर्क क्या पड़ा। मान लो मेरे पास एक बॉडी थी जो न्यूट्रल थी, यानी इस पे नेट चार्ज क्या है, 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट चार्ज 0। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, मान लो इसका स्फेरिकल बॉडी है और इसका रेडियस है r और इसका मास है m। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ गए तो दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, और किसी बॉडी में मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूं तो दैट मींस इसका मास m डैश शुड बी ग्रेटर देन ओरिजिनल मास m। दैट मींस मास विल इंक्रीज, बॉडी का मास बढ़ेगा बहुत स्लाइटली, सब एटॉमिक लेवल पे बहुत स्लाइटली, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में, बट डेफिनेटली बढ़ेगा। और अब इसमें अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इतना तो पता ही है यार। साइड में चाहे लिख लो, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इतना तो पता ही है। नहीं पता तो वापस आएंगे। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स इस बॉडी का रेडियस भी स्लाइटली, यानी साइज भी स्लाइटली बढ़ जाएगा, r डैश m डैश। ओरिजिनल रेडियस था r, तो इस बॉडी का स्लाइटली आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। इफ यू थिंक कि तुम आंखों से देख के बता लोगे यार चार्ज आते ही बढ़ गया, नॉट पॉसिबल, बट स्लाइटली सब एटॉमिक लेवल पे, बहुत कम, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में ये बढ़ेगा जरूर, राइट। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकले, दो ही केसेस है ना, नेगेटिवली चार्ज हो गई या पॉजिटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकले तो कुछ मास घटेगा, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर जो नया मास है m डैश, इट विल बी लेस देन ओरिजिनल मास m। इलेक्ट्रॉन्स गए यानी कुछ मास तो डेफिनेटली गया, तो नया मास विल बी लेस देन m। बट अभी भी इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करने वाला है, तो बॉडी का साइज इस केस में भी बढ़ेगा, तो मेरा नया रेडियस r डैश इज ग्रेटर देन r। दैट मींस साइज तो इन एनी केस बहुत छोटे लेवल पे, बट साइज डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मास बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मास गायब होगा। सो दिस इज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी। तो अभी तक हमें क्या पता लगा, मैं एक बार रिव्यू करूं, अभी तक का लेक्चर रिव्यू करूं तो मुझे क्या पता लगा। नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नंबर 2, what is the charge and types of charge, चार्ज क्या है और टाइप ऑफ चार्जेस क्या है। और नंबर 3 मुझे पता लगा इफेक्ट ऑफ चार्जिंग, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग। ये 3 चीजें अभी तक मुझे डेफिनेटली पता लग गई हैं, ये 3 चीजें अभी तक डेफिनेटली पता लग गई हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। नंबर 1, अभी हमने देखा a charge is always associated with mass, a charge
is always associated with mass। मेरा चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मास जाएगा। दैट मींस नेगेटिवली चार्ज बॉडी ओरिजिनल बॉडी के मुकाबले थोड़ी भारी होगी, थोड़ी थोड़ी, बहुत माइन्यूटली, बट डेफिनेटली होगी। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ओरिजिनल बॉडी के मुकाबले थोड़ी हल्की होगी, राइट। दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नंबर 2, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज। हमें पता है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाएंगे। दैट मींस एक बॉडी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दूसरी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दोनों बॉडी चार्ज हो जा रही हैं। थर्ड पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस क्वांटाइज्ड, या फिर इसे मैं बोल दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे समझने से पहले एक चीज, क्वांटाइजेशन का मतलब समझने से पहले एक चीज देखो। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी बॉडी में है +1 चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। +1 चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गया, +1 आ गया। अगर मैं बोलूं -1 चार्ज है किसी बॉडी पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। सिमिलरली मैं बोलूं +2 चार्ज है किसी बॉडी पे, इसका मतलब हुआ होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बॉडी पे है -2 चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। इतना तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। साइड में बॉक्स बना के इसे लिख लेंगे। दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल क्या रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मैं किसी शादी में गया। नोट उड़ाते हो शादी में? नोट उड़ाते हो ना? सभी उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं ना। तो जब नोट उड़ाते हो, मान लो आपने 100 रुपए की गड्डी ली और वो नोट उड़ाना शुरू किया। सिर्फ आप उड़ा रहे हो और कोई नहीं उड़ा रहा, आप ही हो भाई, अमीर हो बिल्कुल। तो आप 100 रुपए की गड्डी से नोट उड़ा रहे हो और एक बच्चा उठा रहा है, वो ढोलक वोलक वाले होते हैं, वो उठा लेते हैं। तो वो उठा रहा है और आपके पास आया, बोलता भैया मैंने ना, आपने नोट फेंके और मैंने पूरे 350 रुपए उठा लिए। इज इट पॉसिबल? हो सकता है ये? डेफिनेटली नहीं हो सकता। आपने अगर 100 के नोट फेंके तो जो भी वो उठाएगा वो 100 के मल्टीपल में उठाएगा। 100, 200, 300, 400, 350 तो उठा ही नहीं सकता। दैट मीन्स सेम कंसेप्ट यहां लगाओ। बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए या गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं यार? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं हो सकता सर 6.5 इलेक्ट्रॉन्स आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो मुझे बोला क्या जाता है? बोलते बॉडी में जो चार्ज आया वो डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। एन क्या है यहां? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन पे है इतना चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज क्या होगा? n इंटू, इसे मैं बोल देता हूं E। यही होगा। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into charge on 1 electron. It is number of electrons into charge on single electron. Single electron. Right? बात समझ में आई? अब ये n क्या हो सकता है यार? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5.5 तो हो नहीं सकता। इसी को मैं बोल देता हूं क्वांटाइजेशन। लिखते कैसे हैं? टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी मस्ट बी, एन क्या वैल्यू ले रहे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी इंटीग्रल वैल्यूज।
must be integral multiple of किसका? E का, of charge on one electron. This is the quantization of charge. चार्ज हमेशा E के मल्टीपल में ही होगा, या तो 1E या 2E या 3E. अगर इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसमें तो कोई इशू नहीं है. दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विल ऑलवेज बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन. दिस इज माय क्वांटाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. फोर्थ, चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड. इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे भी नेट चार्ज 0 है, यानी जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन. मैंने इनको रब किया और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, है ना? तो अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां आया -3 चार्ज, और यहां से निकले तो यहां आया +3 चार्ज. यही बात हुई. तो मुझे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी भी सिस्टम में, सिस्टम देखो ये है, इन दोनों बॉडीज की बात कर रहा हूं, तो सिस्टम है इन दोनों बॉडीज का. बोल रहे इन एनी सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व. टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड. कहने का मतलब चाहे मैं इस सिनेरियो की बात करूं, इस सिनेरियो, यहां पर बॉडीज में टोटल चार्ज कितना था? 0 + 0. और ये सब होने के बाद रब किया वगैरह वगैरह, अभी भी इस पूरे सिस्टम में चार्ज कितना है? यहां -3, यहां +3, विच इज स्टिल 0. पहले भी टोटल चार्ज 0 था, अभी भी टोटल चार्ज 0 है. यानी जो मर्जी कर लो एक सिस्टम में, सिस्टम का मतलब जिन बॉडीज की बात हो रही है सिर्फ वो, बाकी छोड़ दो. एक सिस्टम में जो पहले चार्ज था तुम उसे रब करो, जो मर्जी करो, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है. यहां पहले कितना था? 0 + 0 0. अब कितना है? -3 + 3 0. दैट मींस टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सो दिस इज माय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ये मेरी चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है. ये मेरी चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है. चलो, सो दिस वाज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो एक छोटा सा रिव्यू फिर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंस होती है रिव्यू लेने की. आपको पता लग जाता है कितना हुआ, एक पर्सपेक्टिव मिलता है. अच्छा ये चीजें हो गई, ये चीजें पढ़नी है. तो एक बार रिव्यू लेते हैं क्या क्या किया अभी तक. हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है. फिर हमने देखा चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज और उसकी टाइप्स क्या है. फिर हम गए इफेक्ट ऑफ चार्जिंग, इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन अ बॉडी, चार्जिंग का क्या इफेक्ट हुआ. और फिर हम गए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में. ये सारी चीजें हम अभी तक कर चुके हैं, ये सारी चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. और जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके. मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है उसको हम पढ़ेंगे. किसी बॉडी पे चार्ज देना है तो कैसे देंगे. तो शुरुआत करते हैं नंबर 1. कई लोगों को ये चीज अजीब लगने वाली है, कई बच्चों को लगेगा ये क्या हो रहा है. तो लिखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग. पहला, इसे मैं बोलूंगा बाय रबिंग, या फिर दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग एन इंसुलेटर. सर इंसुलेटर को कैसे चार्ज करोगे. एक इंसुलेटर, कंडक्टर आपको पता है. सर इंसुलेटर तो चार्ज नहीं होता. अबे इंसुलेटर चार्ज होता है, बस वो उस चार्ज को फ्लो नहीं करा पाता.
जब करंट, अगर कोई यूएसबी डाउन हो जाती है, तुम ऊपर करने जाते, मम्मी बोलती चप्पल पहन ले, क्यों? अगर करंट आया भी तो वो तुम्हारी बॉडी से तो फ्लो करेगा, तुम्हारी बॉडी कंडक्टर है, बट चप्पल अगर प्लास्टिक की है या रबर की है, उसके थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी को झटका तब लगता है जब सर्किट कंप्लीट हो, करंट पूरी तरह बह जाए। अगर करंट नहीं बहा, आपकी बॉडी को झटका नहीं लगेगा। इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज, माय इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज, कैन हैव चार्ज, but they cannot flow the charge, they cannot make charge flow, make charge flow। इंसुलेटर्स में चार्ज आ सकता है, बट ये चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते। दैट मीन्स इसके सरफेस पे चार्ज पड़ा रहता है, इंसुलेटर के सरफेस पे चार्ज पड़ा रहता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अपने बालों पे प्लास्टिक का या ग्लास का स्केल रगड़ते थे और कागज की बिट्स को अट्रैक्ट करते थे, क्यों? रगड़ने से चार्ज हो गया आपका स्केल। भाई स्केल तो लकड़ी का है या प्लास्टिक का है या ग्लास का है, ये तो इंसुलेटर है सारे, फिर कैसे चार्ज हो गया? दैट मीन्स इंसुलेटर चार्ज होते हैं, उन पे चार्ज आता है, बस वो उन्हें फ्लो नहीं करा सकते अपने बॉडी के थ्रू। मान लो मैं इंसुलेटर हूं, चार्ज मेरी बॉडी पे रहेगा, बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स तुम्हें झटका नहीं लग पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो कईयों को तो यही दिक्कत होगी, उधर इंसुलेटर में चार्ज, ये तो गलत बात है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, अब रबिंग, इसे एक और चीज बोल देते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। होता क्या है, कुछ इंसुलेटर्स प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, और कुछ इंसुलेटर प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना व्हेन दे आर रब्ड, दे आर रब्ड, व्हेन दे आर रब्ड। कुछ इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है कि अगर उन्हें रब करोगे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे या वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स जाते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझ लो, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में बेटर समझ आएगा। जब आप रगड़ते हो ना किसी मटेरियल को, हीट प्रोड्यूस होती है, उन हीट प्रोड्यूस हीट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप सीखोगे जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो वो एक शेल से दूसरी शेल ऊपर ऊपर जाता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाए तो वो एटम से बाहर निकल जाता है, राइट? तो फ्रिक्शन से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या एक्सेप्ट होते हैं। बट पते की बात ये, कुछ इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना प्रेफर करते हैं ऑन रबिंग, और कुछ इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना प्रेफर करते हैं अपॉन रबिंग। बात समझ में आई? अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रॉड ली, या एक ग्लास का मटेरियल लिया, मैंने एक ग्लास का मटेरियल लिया और इसे रब किया विद सिल्क। दोनों इंसुलेटर्स हैं। ग्लास की प्रॉपर्टीज है रबिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, सिल्क की प्रॉपर्टी है रबिंग पे इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो जब इनको मैं रब करूंगा तो ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए, और सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब हर चीज ऐसा नहीं करेगी, क्यों? मान लो आपने दो इंसुलेटर लिए और दोनों की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। मैंने इन दोनों इंसुलेटर को रब किया, ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो रब करने का कोई फायदा नहीं है, ये चार्ज ही नहीं हो पाएंगे। दोनों की प्रॉपर्टी है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं। अब इलेक्ट्रॉन तब लोगे जब कोई देगा, दोनों में से कोई देना नहीं चाहता, तो अब इन पे नो चार्ज, दे वुड नॉट गेट चार्ज्ड। तभी आप ग्लास के स्केल को रगड़ो तो वो अट्रैक्ट करेंगे पेपर बिट्स को, बिकॉज बाल इलेक्ट्रॉन देते हैं, ग्लास इलेक्ट्रॉन लेता है। बट लकड़ी की स्केल से करोगे तो नहीं होता, बिकॉज बाल भी इलेक्ट्रॉन देंगे, लकड़ी भी इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, तो कोई लेना ही नहीं चाहता, तो वो चार्ज नहीं होंगे। तो जब भी इंसुलेटर की चार्जिंग होगी दैट विल बी डन थ्रू रबिंग। बट आपको देखना पड़ेगा दोनों ऑपोजिट क्वालिटी के इंसुलेटर्स हो, एक इलेक्ट्रॉन दे एक इलेक्ट्रॉन ले। सेम प्रॉपर्टी वाले
इंसुलेटर्स they will not get charged upon friction या upon rubbing. So this was my first method of charging, which is known as charging by friction या फिर charging by rubbing, and it is done to charge insulator. नई चीज पता लगी, insulators can be charged but they cannot make the charge flow through their body. Second method पे आते हैं. Second method पे आते हैं. This is known as method of conduction. Method of conduction. This is used to charge conductors. इंसुलेटर को सिर्फ एक तरीके से मैं चार्ज कर सकता हूं, विच इज नोन एज मेथड ऑफ फ्रिक्शन या मेथड ऑफ रबिंग. कंडक्शन समझो है क्या, ध्यान से समझना. मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, मेटल का बना हुआ, एंड इट इज अनचार्ज्ड. अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है. अनचार्ज्ड का मतलब समझो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स. अनचार्ज्ड का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स. तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं. तो ये न्यूट्रल है. फिलहाल ये अनचार्ज्ड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. 10 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन, न्यूट्रल है ना. और मैंने एक चार्ज्ड बॉडी ली. मान लो इस बॉडी पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था. इसको यूज करके इसको मैं चार्ज करना चाहता हूं. दिस इज चार्ज्ड बॉडी. दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी. एक चार्ज्ड बॉडी की सहायता से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं. तो मैं करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इस बॉडी को इसकी तरफ मूव करूंगा. धीरे धीरे इस बॉडी को इसकी तरफ मैं मूव करना शुरू करूंगा. तो होगा क्या ध्यान से समझना. होगा क्या, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां ला रहा हूं और इसमें था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर क्वांटिटी में. तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आना शुरू होगा. नेगेटिव चार्ज इस रॉड की तरफ आना शुरू होगा बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है. और पॉजिटिव चार्ज इस रॉड से रिपेल होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट एंड पे आना शुरू होगा. इस चीज को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज सेपरेशन. इस रॉड को जब मैं ऐसे लाया तो हो गई चार्ज सेपरेशन. अब मैंने क्या किया, इस रॉड को टच करा दिया स्फीयर से. मैंने स्फीयर से इस रॉड को टच करा दिया. राइट मैंने इस रॉड को टच करा दिया इस स्फीयर से. तो होगा क्या, जैसे ही टच कराया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. मान लो ये 5 पॉजिटिव था, ये 5 नेगेटिव था, दोनों मिलके +5 -5 क्या हो गए, दिस विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. दिस चार्ज विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. और अब मैं इस रॉड को वापस हटा दूंगा. अब मैं इस रॉड को वापस ले जाऊंगा. ये तो न्यूट्रल हो चुकी है. ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इतना हिस्सा न्यूट्रल हो चुका है. तो इस बॉल पे क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज. दैट मींस पहले थी ये अनचार्ज्ड और ये सब करने के बाद बॉल क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज. दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कंडक्शन. तो मेथड ऑफ कंडक्शन को मैं लिखता हूं कैसे हूं, इट इज the method of charging. It is a method of charging an uncharged body using a charged body by touching. एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से टच कराया, ये सब हुआ और ये बॉडी भी चार्ज हो गई. दिस इज नोन एज कंडक्शन. और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखी, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आया, फाइनली पॉजिटिव. जिस बॉडी को टच कराओगे वैसा ही चार्ज इस अनचार्ज बॉडी पे आएगा. तो मैं क्या लिखूंगा, द अनचार्ज्ड बॉडी विल गेट चार्ज्ड
will get charged as the charged body, as that of charged body. It will get charged as that of the charged body. जैसा charged body पे चार्ज था वैसा ही फाइनली अनचार्ज बॉडी पे आने वाला है. दिस इज माई मेथड ऑफ कंडक्शन. मेटल्स को चार्ज करने का तरीका, अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी लाओ, टच करा दो और ले जाओ, टच करा दो, थोड़ी देर रखो और ले जाओ. इस पे भी चार्ज आ जाएगा. कैसा? जो इस पे चार्ज होगा. राइट. दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कंडक्शन. एक और मेथड है जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन. मेथड ऑफ इंडक्शन समझने से पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो देखते हैं. लिखेंगे थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसे मैं बोल रहा हूं मेथड ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन. इंडक्शन समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज अर्थिंग. व्हाट इज अर्थिंग? व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या है? व्हाट इज अर्थिंग? आपने देखा होगा 3 सॉकेट वाला स्विच होता है ना, 3 पिन स्विच होता है. एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल. एक से करंट आ रहा है एसी, एक से जा रहा है. थर्ड वायर होती है जिसे मैं बोलता हूं ग्राउंड वायर या अर्थ वायर. उसे बोला जाता है ग्राउंड वायर या अर्थ वायर. इस अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोलते हैं. इस अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोलते हैं. ये अर्थ वायर कैसे, क्या मतलब है इसका? ये अर्थ वायर पता है क्यों लगी होती है? ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये वायर उसकी बॉडी से टच हो रही होती है और अर्थ पे जा रही होती है. फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है. इनका काम क्या है? इनका काम है इंस्ट्रूमेंट को करंट देना और इस करंट को फाइनली निकाल के ले जाना. करंट फ्लो करना चाहिए. एक और वायर होती है, दिस इज लाइव वायर, दिस इज न्यूट्रल वायर, दिस इज अर्थ वायर. ग्रीन कलर की नॉर्मली आपको मिलेगी या ब्राउन कलर की मिलेगी. लाइव वायर मोस्टली रेड, न्यूट्रल वायर मोस्टली ब्लू और अर्थ वायर या तो ब्राउन या तो ग्रीन. इस वायर का काम है बॉडी से कनेक्ट हो जाना. क्यों? बॉडी से कनेक्ट हो जाना क्यों? अब हमने देखा था यार, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बॉडी मोस्टली प्लास्टिक की होती है और हमें पता है इंसुलेटर पे चार्ज आ सकता है. फॉर एग्जांपल आप ड्रायर यूज कर रहे हो और गलती से उसकी बॉडी पे अगर चार्ज आ गया और आपने पकड़ लिया तो वो चार्ज आपकी बॉडी से बहेगा और आपको झटका लगेगा. बट होता क्या है, मान लो इसकी बॉडी पे चार्ज आ गया, मान लो इसकी बॉडी पे चार्ज आ गया गलती से, तो ये चार्ज अर्थ वायर से बहता हुआ अर्थ में चला जाएगा. जब आप इसे छुओगे तो ये आपसे फ्लो नहीं करेगा, ये अर्थ वायर के थ्रू फ्लो करेगा. समझना, अर्थ की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है मेरी अर्थ की. मेरी अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज इनफाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है सिंक क्या होता है? जहां चीजें जाती हैं. तो मेरी अर्थ इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड भी कर सकती है और बहुत सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर समा भी सकती है. धरती माता है, बहुत महान है ना. चलो, तो होगा क्या, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और मैंने इस अर्थ वायर को ग्राउंड कर दिया, मतलब एक बॉडी से वायर लगा के जिसका नाम है अर्थ वायर, जमीन में गाड़ दिया. तो मान लो पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, अर्थ थोड़े इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई करेगा, अर्थ इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई करेगा और इस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज. कोई भी चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे होगा? पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, चार्ज खत्म. सिमिलरली इस बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता, अगर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता और मैं अर्थ वायर को अर्थ के साथ लगाता, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, ये इलेक्ट्रॉन बहके अर्थ में चले जाते. बिकॉज अर्थ इज इनफाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इनफाइनाइट सप्लायर या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द वर्क ऑफ अर्थिंग वायर. तो अर्थिंग वायर करती क्या है? इट कैरीज excess charge that is generated on the body, that is generated on the body, किसकी बॉडी? बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
या इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द अर्थ। इससे होगा क्या, जैसे जैसे चार्ज बनेगा वो साथ साथ बहता जाएगा अर्थ में, इकट्ठा नहीं होगा कि इकट्ठा हो गया और आपने पकड़ा और आपसे बह गया, वो अर्थ वायर से बह जाएगा। तभी बोलते हैं जहां तक हो सके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के 3 पिन वाले लिया करो, 2 वाले नहीं। 2 में तो लाइव है और ग्राउंड है, लाइव है और न्यूट्रल है। अगर उस पर चार्ज आया तो वो अर्थ में नहीं बहेगा, उस पर झटके लगने के चांसेस ज्यादा। तभी बोला जाता है हमेशा 3 पिन प्लग को प्रेफर करो, उन इंस्ट्रूमेंट्स को लो जो 3 पिन प्लग के साथ आ रहे हैं। अब इंडक्शन में कैसे यूज होगा, चलो देखते हैं। हो गया, ग्राउंडिंग का यूज है इंडक्शन पे। ग्राउंडिंग का यूज है इंडक्शन पे। सबसे पहले इंडक्शन है क्या, मान लो अगेन ये बॉडी थी न्यूट्रल, दिस वाज अ न्यूट्रल बॉडी। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, दिस वाज न्यूट्रल यानी अनचार्ज्ड बॉडी। दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी। इसके पास में एक चार्ज बॉडी लाया, अगेन पहली चीज तो सेम होगी, क्या होगा, चार्ज की सेपरेशन होगी। यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। ये तो डेफिनेटली कंडक्शन में भी हो रहा था, इंडक्शन में भी हो रहा था। अब मैं इसे टच नहीं कराता, इंडक्शन का मतलब ये विदाउट टचिंग बॉडी को चार्ज करना। मैं टच नहीं करा रहा, बट इस साइड को मैं अर्थ से जोड़ दे रहा हूं। दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग, ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग का सिंबल है। अब होगा क्या, जैसी अर्थिंग की तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी और ये वाली चार्ज चीज क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। ये वाली चीज हो जाएगी न्यूट्रलाइज। इस रॉड को अब मैं दूर ले जाऊंगा, टच नहीं कराया था, देखो टच नहीं कराया था। इस रॉड को मैं दूर ले गया और जब दूर ले गया तो सिर्फ कौन सा चार्ज रहा बॉडी पे, नेगेटिव चार्ज। यानी बॉडी चार्ज हो गई विदाउट टचिंग द चार्ज्ड बॉडी विद अनचार्ज्ड बॉडी। सो व्हाट इज इंडक्शन, it is charging of body without touching it with uncharged या charged body। मैंने चार्ज्ड बॉडी के साथ इसे टच नहीं कराया, बट अर्थिंग करके बॉडी को लाए, चार्ज सेपरेशन हुआ, इस साइड अर्थ कर दिया, ये न्यूट्रलाइज हुआ, नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आ गया। एक खास चीज आपने देखी होगी, कंडक्शन में जिस तरह का चार्ज इस बॉडी पे था उसी तरह का इस पे आया था, बट यहां उल्टा है, ये पॉजिटिवली चार्ज थी और मेरी नई बॉडी पे चार्ज आया नेगेटिव। तो यहां पर मैं लिखूंगा द अनचार्ज्ड बॉडी विल acquire opposite charge as that of charged body, will acquire opposite charge as that of charged body। चार्ज बॉडी के opposite charge मेरी इस बॉडी में आ जाएगा। So this was all about my methods of charging। अब इस पे एक बहुत खूबसूरत सा सवाल बनाने वाले हैं, ट्राई करेंगे आप करने का। बहुत खूबसूरत सा सवाल बनाने वाले हैं, ट्राई करेंगे आप करने का। सवाल क्या है, मुझे बोल रहा है एक मैं सिस्टम बना रहा हूं, दिस इज अ रॉड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगेन दिस इज अ बॉडी, मेटालिक बॉडी। इस एंड को नाम बोल रहा हूं ए, इस एंड को नाम दिया बी। एक वायर से ये एक चीज एक डिस्क पे जुड़ी है मेटालिक, इसको नाम दिया सी। एक ये पतली सी स्टिक है डी, और एक ये प्लेट है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, राइट। मुझे बोल रहा है दिस रॉड इज ब्रॉट close, this rod is brought close to point A। मैं इस रॉड को पॉइंट A के क्लोज ला रहा हूं। सवाल बोल रहा है आफ्टर द लॉन्ग टाइम
मतलब इसे लाके रख दिया, थोड़ी देर के लिए रखा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइंड नंबर 1 चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए बी, चार्ज ऑन बी सी, चार्ज ऑन डी, charge on C, this was number 3. Number 4 charge on D, and 5 will, इन्हें मैं leaves नाम दे रहा हूं, these are leaves. Will the leaves attract or repel? और repel सोच समझ के करने की कोशिश करेंगे। आंसर अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, ऐप में देख रहे हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी द आंसर्स। सोच समझ के बताना। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस बॉडी को यहां लाए तो डेफिनेटली इस बॉडी में चार्ज सेपरेशन आएगा। नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। डेफिनेटली यही होगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब ये वाली बॉडी सी से टच हो रही है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी का नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, डी का इसका पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा। बट अगर बहुत देर तक ऐसा हुआ तो ये बॉडीज कांटेक्ट में है तो ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट मींस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो ए पे क्या आया, माय आंसर इज नेगेटिवली चार्ज। ए हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बी का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया तो चार्ज ऑन बी इज 0। सी का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया इसके साथ, बट अभी भी सी पे क्या है, जैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ सी पे ये चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो चार्ज ऑन सी इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी एक ही है, सी के साथ जुड़ी है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी डी पे भी चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अब डी पे भी चार्ज पॉजिटिव और इस लीफ पे हमेशा ही पॉजिटिव, तो दे विल रिपेल। बात समझ में आई? कंसेप्ट इस सवाल से पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। इस सवाल से आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि चल क्या रहा है। अगर मैं लॉन्ग टाइम नहीं लिखता, इंस्टेंटेनियसली बोलता, इंस्टेंटेनियसली तो बोलता यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां न्यूट्रल बोलता, क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। इंस्टेंटेनियसली पूरी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, यहां 0, नेगेटिव पॉजिटिव 0 0, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। बट बहुत देर में क्या हुआ, नेगेटिव यहां आया, पॉजिटिव यहां आया, इस पॉजिटिव की वजह से यहां सेपरेशन हुई नेगेटिव पॉजिटिव, और बहुत देर तक कंटैक्ट में रखा तो मुझे पता है कंटैक्ट में ये न्यूट्रलाइज कर जाता है, तो ये हो गया न्यूट्रलाइज, सी पे आ गया पॉजिटिव, डी पे आ गया पॉजिटिव, दे आर नाउ रिपेलिंग। तो ये बात थी बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन की। हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्ज, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट आर मेथड ऑफ चार्जिंग, और एक बहुत ही खूबसूरत सवाल जिससे सारे कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुए। तो बच्चे पढ़ते रहे, इसके साथ आपको एक डीपीपी मिल जाएगी। याद रखना डीपीपी में ज्यादा सवाल नहीं होंगे, बिकॉज थोड़ा सा कंटेंट रोज रोज कवर हो रहा है, उस थोड़े से कंटेंट से रिलेटेड थोड़े से सवाल जिससे कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए वो होंगे। तो पढ़ते रहे, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। जय हिंद।